कल की क्लास में हमने अजमेर का चौहान वंश जो था उसका अध्ययन किया था और चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज जो गोविंदराज थे वो ही रणथंभौर में आए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा रणथंभौर का चौहान वंश। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि इस चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। तो हम बात करते हैं संस्थापक की। संस्थापक की चर्चा करें तो इस समय जो संस्थापक हैं रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक उनका नाम है गोविंदराज। गोविंदराज का परिचय हमने अभी देखा है। पृथ्वीराज तृतीय जो कि अजमेर के शासक थे उनके पुत्र हैं और गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में की। 1194 में मोहम्मद गौरी की अधीनता में मोहम्मद गौरी की अधीनता में चौहान वंश की स्थापना कर दी। अब गोविंदराज के बाद आगे बात करते हैं। इस रणथंभौर जो है वर्तमान में सवाई माधोपुर में है। हम चर्चा करें जानकारी के साधन। रणथंभौर के चौहान वंश की हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। प्रत्येक टॉपिक हम पढ़ते हैं, सभी टॉपिकों की कोई ना कोई जानकारी का साधन होता है। तो देखते हैं यहाँ जानकारी का साधन क्या है। तो जानकारी के साधन में सबसे पहले हमीर महाकाव्य, उसके बाद में हमीर रासो, उसके बाद में हमीर हठ, उसके बाद में सुरजन चरित। हमीर महाकाव्य को लिखने वाले हैं नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो को लिखने वाले हैं जोधराज। हमीर हठ चंद्रशेखर। इस प्रकार से कुछ काव्य हैं, कुछ ग्रंथ या किताब हैं जिनसे हमें रणथंभौर के चौहान साम्राज्य की चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम ये देख रहे थे कि गोविंदराज संस्थापक है। स्थापना करने के बाद इस वंश के और जो शासक हैं, छोटे छोटे शासक आएंगे आगे चलकर। वो शासक गोविंदराज ने तो मोहम्मद गौरी की अधीनता में शासन करना स्वीकार किया, तो उसके बाद के जो शासक आएंगे वो उस अधीनता को उखाड़ फेंकेंगे। इस समय हम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पढ़ेंगे और उस शक्तिशाली शासक का नाम है हमीरदेव चौहान। 1282 से और 1301, 1282 से 1301 तक हमीरदेव चौहान का कालक्रम रहता है। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के चौहान शासकों का अंतिम शासक है और सबसे शक्तिशाली शासक है। इस समय हमीरदेव चौहान की बात करें तो हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जयसिंह। इस जयसिंह ने अपने जीवित रहते हुए ही अपना साम्राज्य अपने पुत्र हमीरदेव को सौंपा, एक कुशल नेतृत्व के लिए। और इस प्रकार से रणथंभौर में चौहान वंश को उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले हमीरदेव चौहान बने। तो हम देखेंगे कि हमीरदेव चौहान क्या है। हम राजस्थान के इतिहास में ये भी पढ़ते हैं कि हमीरदेव चौहान हैं, ये हमीरदेव चौहान हठ के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? हठ के लिए प्रसिद्ध हैं। और ऐसा इनके ऊपर एक दोहा भी बना हुआ है, मैं बताता हूं दोस्तों। सिंह सबन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि हठ के लिए जाने जाते हैं। एक बार हठ जो है वो हमीर का हठ सिर्फ एक बार ही होता है। और कहते हैं कि अपने हठ, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि हठ के लिए ही ये जो रणथंभौर का चौहान वंश है वो नष्ट हो गया। तो रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी है
रणथंभौर का चौहान वंश मूल रूप से हमीरदेव पर ही टिका हुआ है और जानकारी भी सारी हमीर से संबंधित ही है। जैसे हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो, जोधराज, हमीर हाठे, चंद्रशेखर, इन लोगों ने काव्यों की रचना की। इनसे हमें चौहान वंश की जानकारी या हमीरदेव चौहान की जानकारी प्राप्त होती है। जिस समय हमीरदेव चौहान शासक बने, शासक बनते ही हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति लागू की। दिग्विजय की नीति लागू की, दिग्विजय का मतलब है लगातार जीतते रहना, और दिग्विजय की नीति लागू करते हुए हमीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए भाई? 17। कुल अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए। इन हमीरदेव चौहान को 16 युद्धों का, कितने का भाई? 16 युद्धों का विजेता। राजस्थान के इतिहास में हमीरदेव चौहान को 16 युद्धों का विजेता माना जाता है। लगातार इन्होंने 16 युद्ध किए और 16 युद्धों के बाद लगभग इन्होंने 2 कोटिय जन यज्ञ किए। 16 युद्धों के बाद इन्होंने कोटिय जन यज्ञ किए। कोटिय जन जो यज्ञ है वो लगभग अश्वमेघ यज्ञ जैसा है। जैसे अश्वमेघ यज्ञ भी साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है, ऐसे ही कोटिय जन भी जब किया जाता है जब साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो हमीरदेव चौहान 1282 में जब शासक बने तब से ही अपने साम्राज्य को आगे प्रसारित करने के लिए या साम्राज्य का प्रसार करने के लिए आगे बढ़ते रहे, युद्ध करते रहे, अपने आसपास जितने भी छोटे मोटे राजा हैं सबको जीतते गए और जीतते जीतते उन्होंने कितने युद्ध जीत लिए? 16। राजस्थान के इतिहास में 16 युद्धों का विजेता। कोटियजन यज्ञ किया। इस यज्ञ में प्रत्येक जो यज्ञ होता है उसमें पुरोहित होते हैं, तो इस यज्ञ का पुरोहित कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। इस यज्ञ का जो पुरोहित था उस पुरोहित का नाम था विश्वरूप या विश्वरूपा, इस प्रकार से वो पुरोहित था। तो इस यज्ञ के करने के बाद मुनिव्रत धारण करना होता है, यानी कि जो जीतना है कुछ वो जीत लिया, उसके बाद में मुनिव्रत धारण। तो कोटियजन यज्ञ किया। ये लगभग ये यज्ञ 1288 के आसपास किया, यानी कि 1288 से पूर्व में हमीरदेव ने 16 युद्धों को जीत लिया। तो हमीरदेव को 16 युद्धों का विजेता जाना जाता है, या लगभग उन्होंने अधिकांश युद्ध इससे पूर्व ही जीत लिए थे। तो हमीरदेव चौहान का सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो मुख्य पॉइंट होता है तुर्कों से संघर्ष। क्या होता है दोस्तों? तुर्कों से संघर्ष। और आप जानते हो इस एक तरफ दिल्ली की सत्ता है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता की अधीनता में तो शासन प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो एक तरफ दिल्ली की सत्ता, इस दिल्ली की सत्ता पर जैसे वंशों का शासन हुआ करता है, जैसे पहले गुलाम वंश की अधीनता में ये लोग शासन कर रहे थे। गुलाम वंश नष्ट हुआ, फिर उसके बाद में शुरू हुआ खिलजी वंश। कौन सा वंश शुरू हुआ भाई? खिलजी वंश। इस प्रकार से खिलजी वंश तक आते आते तुर्कों व इनकी बात करें चौहानों के बीच एक संघर्ष चला, बड़ा संघर्ष, और उसी संघर्ष में हमीरदेव का साहस और वीरतापूर्ण कहानी हमें देखने को मिलती है। तो हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक इस समय होगा हमीरदेव चौहान, और ये जो हमीरदेव चौहान हैं इनका तुर्कों से संघर्ष क्यों हुआ, क्या कारण था, कौन तुर्क थे उस समय, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारा टॉपिक मुख्य रूप से हम शासक पढ़ रहे हैं हमीरदेव। हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तुर्कों से संघर्ष। तुर्कों से क्या पढ़ रहे हैं भाई? संघर्ष। तुर्कों से संघर्ष टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस समय हमें पता होना चाहिए कि तुर्क कौन था। इस समय जो तुर्क शासक था दिल्ली का, वो शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था भाई? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का संस्थापक था।
गुलाम वंश के बाद जो खिलजी वंश आया था उस खिलजी वंश का संस्थापक था। दूसरी बात, सल्तनत काल में जलालुद्दीन खिलजी को सबसे उदार शासक माना जाता है। फिर भी कुछ हद तक इन्होंने कुछ युद्ध किए हैं। एक बुजुर्ग शासक था। इनके दो प्रसिद्ध कथन आते हैं जो इतिहास में परीक्षा में आते रहते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो जलालुद्दीन खिलजी भी साम्राज्य को विस्तार करना चाहता, वो भी चाहते हैं कि जो जो क्षेत्र हमारे अधीनता में थे वो हमारी अधीनता में ही रहे। उधर हमीर देव जो है उन्होंने अभी हमने पढ़ा कोटिय जन यज्ञ किया था, साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो इस बात को देखते हुए जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। तो देखिए वो संघर्ष की शुरुआत कब होती है, हम चर्चा करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में, कब है भाई, 1291 में जलालुद्दीन खिलजी शासक बना था, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। 1290 में शासक बना। 1291 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया भाई, रणथंभौर पर। तो 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण। हम देख लेते हैं, जैसे रणथंभौर पर आक्रमण 1291 में जलालुद्दीन खिलजी कर रहा है, तो जलालुद्दीन खिलजी की कैसे क्या जीत होगी या हार होगी वो देखेंगे। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये किला है, रणथंभौर का किला एक पहाड़ी पर है, ऐसे इस किले के आसपास यहां एक और किला है, यहां इस किले का नाम है, ये जो किला है ये, इस किले का नाम है झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग, ये जो झाइन दुर्ग है ये है रणथंभौर और ये है झाइन दुर्ग। तो इस झाइन दुर्ग को कहा जाता है रणथंभौर की कुंजी। रणथंभौर की कुंजी, यानी कि किसी भी बाहरी आक्रमणकारी, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आएगा तो पहले उसे झाइन दुर्ग को जीतना होगा। उस झाइन दुर्ग को जीतने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1291 में, और 1291 में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय हमीर देव मुनिव्रत धारण कर रहे थे, शांत अवस्था में थे, युद्धों को त्याग चुके थे, यानी कि कोटिय जन यज्ञ करने के बाद युद्ध नहीं करना है। पर फिर भी अगर कोई आक्रमण कर ही रहा है तो बचाव तो चाहिए ही। इस झाइन दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का जैसे ही आक्रमण हुआ, आक्रमण होते ही हमीर देव को पता लगा, तो हमीर देव ने अपना सेनापति भेजा। हमीर का सेनापति इस दुर्ग की रक्षा करने हमीर का सेनापति आया। सेनापति का नाम था गुरुदास सैनी। झाइन दुर्ग को बचाने हमीर देव का सेनापति आया, क्या नाम था भाई, गुरुदास सैनी। कोशिश करता रहा, पर कोशिश करते करते ही गुरुदास सैनी जो है वो इस संघर्ष में मारा गया। गुरुदास सैनी मारा गया तो इसका मतलब यह है कि जलालुद्दीन खिलजी झाइन दुर्ग को जीत चुका है, और झाइन के आसपास जो छोटे मोटे मंदिर थे उनको उसने तुड़वा दिया। तो अब आगे बढ़ेगा। 1291 में मार्च 1291 में घेरा डाला। जलालुद्दीन खिलजी ने मार्च 1291 में रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला, और घेरा डाले डाले जून हो गया। जून 1291 तक जीत नहीं पाया। जून 1291 तक वो रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया, क्योंकि राजस्थान के जो राजा हुआ करते हैं वो अपने दुर्गों की एक बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से रखा करते हैं, उनकी सुरक्षा रखा करते हैं। तो जून 1291 यानी कि 3 महीने तक गर्मियां पड़ रही हैं, गर्मियों में सैनिक परेशान है, सैनिक भी चाहते हैं कि संधि वंधि कुछ हो जाए तो ठीक रहे। दुर्ग को नहीं जीत पाया तो अंतिम रूप से जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था, यानी कि जेके, जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति नाम था, जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक अहमद चाप।
इस मलिक अहमद चाप को जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि घेरा उठा लिया जाए, क्योंकि दुखी हो रहे हैं, हम जीत नहीं पाएंगे, घेरा उठा लो। मलिक अहमद चाप ने सलाह दी कि महाराज अगर हम कुछ दिन और प्रयास करें तो शायद हम दुर्ग को जीत सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया। किंतु जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक अहमद चाप को ही वो वक्तव्य दिया था। ये जो मलिक अहमद चाप है, इन्हीं को कहा था कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी ने अपने ही सेनापति मलिक अहमद चाप को कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, इसलिए क्यों अपनी सेना को नष्ट करवाते हैं और चलो घेरा उठा लो। यानी कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हो गए और यहाँ से घेरा उठा लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी अपने कार्यकाल में हमीरदेव पर आक्रमण किया, किंतु वो आक्रमण उसका विफल रहा। अब हम यानी कि हमीरदेव चौहान अभी भी जीत में है। हम ये देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद फिर किसका आक्रमण होता है। मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी कि जलालुद्दीन खिलजी के 2 प्रसिद्ध वक्तव्य हैं। एक तो ये है, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, और एक वक्तव्य और है, वो ये है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है बस की बात का मतलब ये हुआ कि हम कहीं लड़ाई लड़ेंगे, उसमें हिंदू भी मारे जाएंगे या गैर मुस्लिम लोग भी मारे जाएंगे और मुस्लिम भी मारे जाएंगे, तो इससे अच्छा है घेरा उठा लिया जाए। ये कहते हुए जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा उठा लिया। तो दोस्तों हम आगे का अध्ययन करेंगे, हमीरदेव के काल में और किनका किनका आक्रमण होता है उसकी चर्चा करते हैं अभी। हम पढ़ रहे थे हमीर देव चौहान, राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व। हमीरदेव चौहान पढ़ रहे थे और हमीरदेव चौहान का तुर्कों से संघर्ष पढ़ रहे थे। इस समय हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी, कोष्टक में हम कर लेते हैं एक शॉर्ट नाम, अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष की बात करें, सबसे पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना 1296 में। 1296 में क्या किया? दिल्ली का शासक बना। इसने अपने ही चाचा, जो जलालुद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे वो इसका चाचा था और इसका ससुर भी था, इसने अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। और बिहार में कड़ा नामक कोई स्थान है, उस कड़ा का ये गवर्नर था और बिहार में अपने चाचा की हत्या करके और दिल्ली आ गया और दिल्ली के लाल महल में सिंहासन किया। थोड़ा सा परिचय, दिल्ली के लाल महल में राज्याभिषेक। दिल्ली के लाल महल में क्या कर लिया भाई? राज्याभिषेक। लाल किला नहीं बात करें, लाल किला तो बहुत काफी दिनों बाद बना है। लाल महल इन्हीं के गुलाम वंश में शासक हुए थे बलबन, बलबन द्वारा बनवाया गया है लाल महल। इस लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याभिषेक किया, राजा बना। अब समस्या यह आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण क्यों किया, ये बात आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रणथंभौर पर आक्रमण के कारण। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण
क्या कारण हो सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो देखिए, इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना। 1296 में शासक बनने के बाद जब उसके मंगोल जो मुस्लिम लोग हैं, नव मुस्लिम, उनको मंगोल कहा जाता है, वो जलालुद्दीन खिलजी के काल में भारत में स्थायी रूप से बसे थे। उनके लिए मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना भी की गई थी। उन लोगों ने विद्रोह किया। उन लोगों ने ऐसा माना कि अलाउद्दीन खिलजी को हम शासक नहीं मानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके लिए बहुत ज़्यादा धन की वर्षा की, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा उनके ऊपर। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास स्वयं के पास पैसे की कमी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? 1299 में, समझेंगे थोड़ा सा अलग से समझ रहे हैं, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया भाई? गुजरात। गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय आक्रमण करके जो लूटना होता था, जो भी लूटा जाएगा वो लूट का माल उस समय खम्स कहलाता था। यानी कि लूट करने एक तरीके से कर है ये लूटना, और लूट का माल क्या कहलाता था? खम्स। तो उस समय गुजरात पर अभियान किया। गुजरात के जो राजा हैं कर्ण, वो देवगिरी चले गए। उनकी पत्नी उनकी पत्नी का नाम था कमला देवी। कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत ही विवाह कर लिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात का अभियान करने जा रहा था, उस समय गुजरात से लूटा हुआ माल के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। इनके सेनापतियों में विवाद हुआ कि जो पैसा हमने लूटा है उसको कैसे बांटा जाए। तो देखिए, पहले तो हुआ करता था, इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1/5 खम्स की दर सेनापति की रखी, सेना की रखी, और 4/5 राजा की रखी। अब जो मंगोल सेनापति थे दो, इस गुजरात अभियान में 2 मंगोल सेनापति थे या 2 मंगोल सैनिक थे। मंगोल सैनिक, एक का नाम था मोहम्मद शाह, और एक का नाम था केहब्रू। ये 2 मंगोल सेनापति थे, और दोनों ही मंगोल सेनापति कहते हैं कि खम्स का माल ऐसे होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। 4/5 हिस्सा सेना का होना चाहिए और 1/5 हिस्सा राजा का होना चाहिए। किंतु अलाउद्दीन खिलजी के जो स्थायी सेनापति थे, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। इस बात को लेकर विवाद हुआ तो मंगोल सैनिक जो है मोहम्मद शाह और केहब्रू, ये पूरा पैसा लिए और लेकर रणथंभौर पहुंचे गए। तो रणथंभौर में हमीर देव ने उनको शरण दे दी। तो हमारे पास रणथंभौर पर आक्रमण का पहला कारण निकला, विद्रोही सैनिक। कौन कौन है? एक है मोहम्मद शाह और एक कौन है भाई? केहब्रू। विद्रोही सैनिक मोहम्मद शाह और केहब्रू को शरण देना। अब ये जान देंगे कि शरण किसने दिया? शरण दिया था हमीरदेव चौहान ने। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब पता लगा कि मेरे 2 विद्रोही सैनिक रणथंभौर चले गए और वो खाली नहीं गए, बहुत सारा पैसा लेकर गए हैं, तो क्या किया जाए? तो पहले तो लड़ाई की बात नहीं थी, पहले सीधी सी बात ही पत्र लिखा गया कि भाई हमारे दोनों सेनापति लौटा दो, तो कभी संघर्ष नहीं होगा। पर हमीरदेव चौहान ने पत्र लिखा कि मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस बात की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। एक कारण। दूसरे कारण की चर्चा करते हैं। दूसरा कारण मोहम्मद शाह है, वही मंगोल सैनिक मोहम्मद शाह तथा चिमना बेगम के बीच प्रेम। मोहम्मद शाह तथा चिमना बेगम के बीच क्या है? प्रेम। अब हमारे पास नया शब्द आया है कि ये क्या है? तो ये चिमना बेगम है, ये है मराठा राजकुमारी।
और एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। अब अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि पैसा तो ले ही गया, पत्नी और ले जाएगा जिंदा रहेगा तो, और हो सकता है पत्नी ये चिमना बेगम और मोहम्मद शाह ये दोनों मिलकर षड्यंत्र रचकर मुझे मार सकते हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, तो क्यों नहीं एक तीर से दो निशान किए जाएं, यानी कि हमीर देव को भी इस बात का जवाब दिया जाए, मोहम्मद साहब को भी जवाब मिल जाएगा और चिमना बेगम को भी इस बात का जवाब मिल जाएगा। ये सोचते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तीसरा जो कारण है, तीसरा कारण है रणथंभौर दुर्ग की सामरिक महत्ता। रणथंभौर दुर्ग की सामरिक महत्ता। रणथंभौर दुर्ग की सामरिक महत्ता का मतलब होता है युद्धों से संबंधित, युद्धों से संबंधित रणथंभौर दुर्ग महत्वपूर्ण दुर्ग है, अगर वो जीत लिया जाए तो आने वाले समय में वो काम आएगा। तो हमारे सामने तीन ऐसे कारण आए जिनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। पहला कारण था विद्रोही सैनिक। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक जो गुजरात अभियान से लूटा हुआ माल लेकर, लूट के माल को क्या कहते हैं, खम्स, लूटा हुआ माल लेकर रणथंभौर चले गए, जहां हमीर देव ने उनको शरण दी। मोहम्मद शाह और केहबरू ये दोनों गए थे। उनमें से मोहम्मद शाह जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बेगम से प्रेम भी करते थे, तो ये मामला भी सुलझाना था। अगला है रणथंभौर दुर्ग सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के ऊपर अभियान किया। अब हम अभियान की बात करते हैं। अभियान एक बार नहीं हुआ, अभियान चलता रहा। तो कैसे कैसे चला उसकी बात करते हैं। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, यानी कि खिलजी का आक्रमण। पहला आक्रमण, पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने पहले आक्रमण का आदेश दे दिया 1299 में। कब दे दिया? 1299 में दे दिया। 1299 में एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, एक सेनापति का नाम है नुसरत खां और एक का नाम है उलुग खां। इन दोनों के नेतृत्व में अभियान हुआ। दोनों के नेतृत्व में अभियान हुआ। तो अभियान होगा तो पहले अभियान कहाँ होगा? झाइन पर। कहाँ होगा भाई? झाइन के दुर्ग पर। तो इधर हम बात करें हमीर देव के सेनापति, हमीर के सेनापति, हमीर का सेनापति दो आए। एक पीछे जलालुद्दीन खिलजी से संघर्ष में मारे गए थे जिनका नाम था गुरुदास सैनी, और दो अब आ रहे हैं। एक सेनापति का नाम था भीम सिंह और दूसरे का नाम था धर्म सिंह। भीम सिंह और दूसरे कौन है भाई? धर्म सिंह। तो हमीर देव को, हाँ, भीम सिंह और धर्म सिंह, इनमें संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में हमीर का एक सेनापति भीम सिंह, हमीर का एक सेनापति झाइन दुर्ग को बचाते बचाते, झाइन दुर्ग में संघर्ष में मारा गया। हमीर देव का एक सेनापति कौन? भीम सिंह झाइन दुर्ग के संघर्ष में मारा गया। और एक कौन मारा गया? नुसरत खां। नुसरत खां भी मारा गया। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। इस अभियान में या इस युद्ध में नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो थे वो दौड़े, वो यहां से हारे और हार कर भाग गए। कहते हैं कि भीम सिंह मारा गया और धर्म सिंह जब वापस आकर हमीर देव को बता रहा है पूरी घटना, तो धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी गई। धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी गई। फोड़ने वाले कौन? हमीर देव। वो कहते हैं कि तुम्हारा एक साथी वहां मारा गया और तुम वापस आकर समाचार दे रहे हो, तुमको वहीं डटना चाहिए था, इस प्रकार से। तो हमीर देव की अब तक 3 सेनापति बेकार हो चुके हैं या मर चुके हैं। उसकी बात करें, जैसे एक गुरुदास सैनी,
भीम सिंह और धर्म सिंह की भी आंखें फोड़ दी गई। 1299 के इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई। अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा तो स्वयं ने अभियान किया। स्वयं ने अभियान किया तो 1301 में अभियान, 1301 में क्या हुआ भाई? अभियान। जैसे अभी अभी बात कर रहे थे रणथंभौर का दुर्ग, इस प्रकार से यहां से झाइन दुर्ग, 1301 के अभियान में झाइन दुर्ग को तुरंत ही जीत लिया गया और झाइन दुर्ग को जीतकर सेना आगे बढ़ी। सेना आगे बढ़ी तो सेना ने पड़ाव डाला, यानी कि जनवरी 1301 में घेरा डाला। जनवरी 1301 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेरा डाल दिया और इस समय जुलाई हो गया। जुलाई 11 जुलाई 1301 को दुर्ग जीता गया। 11 जुलाई 1301 को क्या हुआ भाई? दुर्ग जीता गया। अब दुर्ग जीतने में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जीता गया, उसकी बात करें। 6-7 महीने तक लगातार अभियान रखा, किंतु इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। घेरा डाल के रखा बाहर, हमीर देव अंदर रहते रहे। तो क्या किया? विश्वासघात एक ही साधन बच गया, यानी कि युद्ध को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो लगाना है वो लगाओ। तो ऐसे ही हमीर देव के 2 सेनापति थे। हमीर देव के 2 सेनापति, एक का नाम रणमल और एक का नाम रतिपाल। रणमल और रतिपाल। जब हमीर देव को ऐसा लगा कि बहुत दिनों से हम दुर्ग के अंदर अंदर रह रहे हैं, हालत बहुत बुरी हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई तो क्या करें, क्यों नहीं कोई छोटा मोटा संधि का प्रस्ताव रखा जाए। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बात की थी कि वापस जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, तो कुछ संधि का प्रस्ताव रखा जाए। तो सोने चांदी की थालियां भरकर रणमल और रतिपाल को सौंपा गया कि आप जाओ और अलाउद्दीन खिलजी से बात करो। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इन दोनों को ही अपनी ओर मिला लिया, रणमल और रतिपाल को। इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया तो रणमल और रतिपाल दोनों ने क्या किया भाई? विश्वासघात। हमीर देव के 2 सेनापति रणमल और रतिपाल ने क्या किया? विश्वासघात। और विश्वासघात करते हुए दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया। दुर्ग का क्या किया? गुप्त रास्ता बता दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर घुस गई। दुर्ग के अंदर घुसी तो हमीरदेव चौहान ने केसरिया धारण किया। केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं, उसमें युद्ध में कूद गए तो या तो जीत के ही आएंगे या मरकर आएंगे, हारने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि हार कर लौटने की कोई संभावना नहीं है। तो हमीरदेव चौहान ने केसरिया धारण कर लिया। हमीर की पत्नी रानी रंगा देवी ने क्या किया? जौहर। रानी रंगा देवी ने जौहर कर लिया और इनकी पुत्री का नाम था देवल दे। पुत्री का नाम क्या है भाई? देवल दे। देवल दे ने किया था जल जौहर। देखो, रंगा देवी का जौहर राजस्थान का पहला जौहर है, देवल दे का जौहर राजस्थान का पहला जल जौहर है। और हमीर देव ने केसरिया धारण किया था। तो केसरिया धारण और जौहर जब दोनों होते हैं तो वो होता है साका। तो राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ? रणथंभौर में, ठीक है। और पहला जल जौहर भी कहाँ हुआ? रणथंभौर में। हम चर्चा कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं कि इस दुर्ग की और क्या क्या बातें हैं, दुर्ग को कैसे कैसे जीता गया था। तो विश्वासघात के माध्यम से इस दुर्ग को 1301 में 11 जुलाई 1301 में जीत लिया गया था। अब दुर्ग को जीत लिया गया तो हम चर्चा करते हैं क्या हुआ। और इस समय इस अभियान में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक कवि थे जिनका नाम था अमीर
खुसरो। इसने 7 सुल्तानों को सेवा दी थी अमीर खुसरो ने, और अमीर खुसरो यहाँ साथ था। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है, प्रत्यक्ष वर्णन। रणथंभौर का जो युद्ध है उसका प्रत्यक्ष वर्णन किया है, और उनकी पुस्तक जो है फारसी पुस्तक, उसका नाम है खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह है, ये उनकी फारसी पुस्तक है। इस फारसी पुस्तक में उन्होंने अध्ययन किया है। इसी पुस्तक में पहली बार राजस्थान में जौहर का उल्लेख हुआ, यानी कि पहला फारसी साहित्य कौन सा है जिसमें जौहर शब्द का उल्लेख हुआ, तो वो है खजाइन उल फुतूह है। और खजाइन उल फुतूह को लिखने वाले कौन है? अमीर खुसरो। इन्होंने इस दुर्ग का प्रत्यक्ष वर्णन किया है, इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है, कैसे जीता गया। तो इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। जैसे हम बात करें, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, कथन है 2 प्रसिद्ध, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर। इस प्रकार का कथन परीक्षाओं में कई बार आया हुआ है, कई बार आता रहता है कि ऐसा कथन किसका है? अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, और अमीर खुसरो के गुरु जो थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। दूसरा कथन इनका आता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में, दुर्ग की हालत के बारे में। कथन आता है, दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले, दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का, किसका भाई? चावल का 1 दाना नसीब नहीं हुआ। ये हालत दुर्ग की बयां करता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहता है कि लगभग 6-7 महीने जब दुर्ग के ऊपर घेरा रखा गया तो दुर्ग में रसद सामग्री समाप्त हो गई थी, यानी कि सोना चांदी सबके पास था, लेकिन खाने के लिए चावल या गेहूं ऐसा कुछ किसी के पास भी नहीं था। तो ऐसा वर्णन कौन करता है? अमीर खुसरो। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं इस दुर्ग में, जो रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर के दुर्ग में यहां बात कर लेते हैं। रणथंभौर में हमीर ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। हमीर देव ने अपने पिता के शासन, 32 वर्षों का शासन था, उसकी याद में 32 खंभों की छतरी बनवाया। इस 32 खंभों की छतरी को हम कहते हैं न्याय की छतरी। क्या कहते हैं भाई? न्याय की छतरी। इस प्रकार से हमीर देव का शासन जो है वो राजस्थान के इतिहास में वीरता के रूप में जाना जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिली। हमने शुरुआत की थी 3-4 ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ से जानकारी मिलती है। उसके अलावा हम बात कर रहे मोहम्मद शाह। अब देखो, युद्ध होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत लिया। दुर्ग को जीत कर अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का प्रशासक किसे नियुक्त करेगा? 2 सेनापति आए थे। एक का नाम क्या था? नुसरत खां, वो मारा गया था। दूसरे का नाम क्या था? उलुग खां। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का प्रशासक किसे बनाया भाई? उलुग खां। किसको बना दिया? उलुग खां को। तो इस प्रकार से रणथंभौर का दुर्ग 1301 में जीता गया, और जीत कर इस दुर्ग का कहते हैं कि इसमें चौहान वंश का कोई भी बच्चा भी नहीं बचा था। इस समय पूरे वंश, हमीर देव के वंश से संबंधित सभी लोग मारे गए। तो दुर्ग का प्रशासक उलुग खां को प्रशासन सौंप दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी बुलाते हैं इन 2 सेनापतियों को, मोहम्मद शाह और के हबरू। इन दोनों सैनिकों को बुलाकर पूछते हैं कि बताओ, अब भी अगर आपको जिंदा छोड़ दिया जाए तो आप क्या करो? आप मेरे विद्रोही हो और आपने शरण ली है इसके यहाँ, हमीर देव के यहाँ। तो हमीर देव का तो कोई अब कुछ बचा ही नहीं। बताओ आपके साथ क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया
जाए। तो उन्होंने बेझिझक ये बात कही कि जैसा एक दुश्मन के साथ करना चाहिए वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मान लो हम आपको जिंदा छोड़ दें, मोहम्मद शाह और केहबरू दोनों को हम जिंदा छोड़ दें तो आप क्या करो? तो उन दोनों ने कहा जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक हमीर देव के वंश की रक्षा करेंगे। अगर हमीर देव के वंश का एक बच्चा भी बचा हुआ है तो उसको राजा बनाएंगे, राजगद्दी देंगे और जिंदगी भर उसकी सेवा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इस जवाब से खुश बहुत हुआ, किंतु फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के वो दुश्मन थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वहीं पर दोनों को मरवा दिया। अब बुलाते हैं अलाउद्दीन खिलजी किसको? पकड़ के लाओ भाई, किसको पकड़ के लाओ? रणमल और रतिपाल, आ जाओ भाई। घुटने के बल बिठाया गया, बोला बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। जब तुम्हारे अन्नदाता के नहीं हुए, तुम्हारे शासक के नहीं हुए, जिन्होंने इतने सालों आपकी सेवा की, जिन्होंने इतने सालों तक आपके इस राज्य में राज किया, उसके ही जब आप लोग नहीं हुए तो मेरे तो क्या होंगे? यानी कि उसका विश्वासघात पैसे के लालच में आके करेगा, कल को कोई और कोई आएगा वो पैसा देगा, फिर विश्वासघात करोगे। तो रणमल और रतिपाल को भी अलाउद्दीन खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक का नाम था रणथंभौर में चौहान वंश पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों।